में आप सभी का स्वागत है। आप सभी को पता होगा कि आरआरबी एनटीपीसी हिस्ट्री की पीवाईक्यूज हम यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। बहुत ही छोटी-छोटी वीडियोज़ में, बहुत ही कम टाइम में हम बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले मैं आपके लिए 3 वीडियोज़ बना चुका हूँ, जिसमें कि एक वीडियो में हमने ये, फिर अगली वीडियो में हमने ये और फिर उसके बाद तीसरे वीडियो में हमने ये। ये इतने सारे क्वेश्चंस मतलब 104 प्लस 31 क्वेश्चंस हमने कंप्लीट कर लिए हैं, जिसमें कि आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाकर सबसे पहले वो आपको देखनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पोर्शन जो आपका आदिवासी और किसान आंदोलन है मॉडर्न इंडिया का, ये भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ये पार्ट है हमारा यहाँ से यहाँ तक मॉडर्न इंडिया का। तो इस वीडियो में हम क्या करने वाले हैं, इस जो पोर्शन है और टॉपिक है, इसको स्किप करके हम जो ये थर्ड टॉपिक है, जिसको बोलते हैं ब्रिटिश एक्ट, एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिसी, ब्रिटिश अधिनियम और नीतियां, इसके 35 क्वेश्चन कंप्लीट करेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट जो ग्रेजुएट लेवल का एनटीपीसी हुआ था 2025 में, इसमें जो क्वेश्चंस आए थे एक्ट और पॉलिसीज से ब्रिटिश शासन की, वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल के थे। काफी सारे क्वेश्चन बहुत ही टफ थे, कुछ क्वेश्चंस इजी भी थे, लेकिन यहाँ पर टफ क्वेश्चंस को हम बहुत ही अच्छे से देखेंगे। तो आपको क्या करना है, आपको जितने भी क्वेश्चंस आए क्वेश्चन और यहाँ पर आपको आंसर मिलेंगे, केवल कोई ऑप्शन नहीं मिलेंगे। तो जो भी क्वेश्चन टफ लगे आपको आपको क्या करना है, एक पेज में उनको कहाँ पे, कोई एक पेज में सारे फैक्ट आपको लिखते चलना है, जिससे आप एग्जाम के एक दिन पहले चीजों को रिकॉल करके जा सकते हैं। तो ये बस आपको करना है और देखना, इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा, क्योंकि टफ क्वेश्चन को ही हमको टारगेट करना है। इजी क्वेश्चन तो आप सही कर लेंगे, हाँ, लेकिन इजी क्वेश्चन कभी भी गलत नहीं करना है। तो चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन, सबसे पहले पहले क्वेश्चन पर। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, क्योंकि यहाँ पर आपका बहुत सारा फायदा होने वाला है। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर हम। तो दोस्तों, हम्म तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है ब्रिटिश अधिनियम और नीतियों से। पहला क्वेश्चन है 1793 में भारत के चार्टर नवीनीकरण के समय। तो देखो, 1773 में आता है चार्टर एक्ट, उसको अपडेट किया जाता है 1793 में। तो इसमें बोला गया है कौन सा नियंत्रण बोर्ड का अध्यक्ष था। तो ये इजी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पर उन्होंने हेनरी डिंडास बोला है, किसको, जो कि 1793 में चार्टर नवीनीकरण के समय नियंत्रण बोर्ड, जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था, उसका कौन था, अध्यक्ष था। तो ये हेनरी डंडास आपके दिमाग में आपको फिट कर लेना है। यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है, और अगर ऐसा क्वेश्चन आएगा तो आपके बन जाएगा, क्योंकि आप एटलीस्ट एक बार पढ़ रहे हो। जब भी हम कोई चीज पढ़ते हैं एक बार, तो वो हमारे सबकॉन्शियस माइंड में फिट हो जाती हैं चीजें। तो ऐसी चीजें हमें रिकॉल करने में आसानी होती है। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है, हेनरी डंडास, 1793, बोर्ड ऑफ कंट्रोल। अगला क्वेश्चन देखेंगे, कलकत्ता और बॉम्बे की नगर निगमों की स्थापना कब की गई थी। तो कलकत्ता 1726 में कब हुई थी, 1726 में। इसकी बात हो रही है, नगर निगम की बात हो रही है, मतलब एमएनसी जो होती हैं, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, एमसी जो भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्ट ऑथराइज्ड द गवर्नर जनरल टू ओवरराइड हिज काउंसिल। तो इसने बोला है कि ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें गवर्नर जनरल को अपनी परिषद के फैसले को पलटने का अधिकार दिया गया। तो 1793 में। 1773 में बोला जाता है, देखिए 1793 एक्ट से दो क्वेश्चन हो गए, तो आपको ये भी देखते चलना है कि कौन सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एक्ट है जहां से क्वेश्चन बन रहे थे। तो आपको एग्जाम के पहले तक ऐसे एक्ट को कंप्लीट करके रखना है। 1773 के एक्ट में ये बोला गया कि गवर्नर जनरल एक परिषद बनाई जाएगी, उसके अंतर्गत उसके फैसलों के अनुसार ही कोई काम करेगी। तो इससे गवर्नर जनरल कोई फैसला ही नहीं ले पाते थे, क्योंकि जो उनकी परिषद थी वो कोई ना कोई यहाँ पर रोड़ा लगा देती थी। तो इससे क्या हुआ कि यहाँ पर गवर्नर जनरल को अधिकार दे दिए गए 1793 के एक्ट में, कि अब जो परिषद फैसला लेगी उसके उल्टा जो गवर्नर जनरल है वो भी क्या कर सकता है, कोई फैसले पलट सकता है। अगला क्वेश्चन देखिए, राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श निकाय के रूप में 1921 में किस संस्था की स्थापना की गई। तो इसको चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, या फिर जो, ये देखिए नरेंद्र मंडल लिखा है, ये इसका सही आंसर क्या होगा, राजा, या फिर राजाओं, या फिर जो प्रिंसली स्टेट थी उनकी जो चैम्बर होता था उसको बोलते थे। तो राजाओं का मंडल बोल सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नरेंद्र मंडल कर दिया है ना। इसको कई लोग नरेंद्र मोदी मंडल भी बोल सकते हैं। तो ऐसे याद कर सकते हो आप कि क्या क्वेश्चन आएगा कि राजकुमारों के लिए एक विचार विमर्श के लिए 1921 में किस संस्था को स्थापित किया गया। तो चैम्बर ऑफ प्रिंसेस, कब, 1921 में। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में ब्रिटिश भारत की आंतरिक सरकार के लिए, अब आंतरिक सरकार की बात हो रही है, अधिनियमित किए जा सकने वाले सभी निकायों का एक नियमित कोड प्रदान किया। तो पिट्स ऑफ इंडिया एक्ट 1984 बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट है। 1773 के बाद जो एक्ट आता है, रेगुलेटिंग एक्ट, उसकी कमियों को दूर करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया जाता है, जिसके जो हेड थे वो पिट थे। तो उनके नाम पे पिट्स इंडिया एक्ट बनता है 1784 में।
इसमें क्या किया गया था कि जो आंतरिक सरकार थी उसको चलाने के लिए कुछ नियम या फिर कुछ कोड दिए गए थे, वही इसमें लिखे हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, व्हेन वाज द म्युनिसिपल गवर्नमेंट गवर्नेंस फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड इन ब्रिटिश इंडिया। तो अब देखो, पहले क्वेश्चन आया था कि कोलकाता में जो म्युनिसिपल गवर्नेंस है वो कब स्टार्ट हुई थी। अब क्वेश्चन क्या है, पहली बार कहाँ पर हुई थी या फिर कब हुई थी। ये हुआ था 1687, मतलब कितने पहले यहाँ पर पहली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन जो कि मद्रास में थी। ये भी क्वेश्चन आ जाता है कि किस जो प्रांत से या फिर किस ब्रिटिश स्थल से या फिर किस नगर निगम से पहली नगर निगम की शुरुआत हुई, तो मद्रास से हुई, चेन्नई बोलते हैं जिसे, 1687 में हुई। और कोलकाता में अभी हमने क्या पढ़ा था, कोलकाता में हमने पढ़ा था 1726 में नगर निगम की स्थापना हुई। तो ये अलग अलग दो डिफरेंट क्वेश्चन हैं जो कि टाइम जोन से ही यहाँ पर पूछे गए हैं। भारत में प्रीवी पर्स आधिकारिक तौर पर कब समाप्त किए गए, तो ये 1971 बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप सभी को पता होना चाहिए कि इंदिरा गांधी सरकार ने प्रीवी पर्स को खत्म कर दिया था। इसमें क्या होता था, जो जितने भी जो पूर्व राजा थे, उनकी जो क्या थे, उनके जो राज्य थे उनको एक पर्स दिया गया था या फिर एक इम्पोर्टेंट ऐसा पॉकेट दिया गया था जिसमें कि सरकार को कुछ पैसा देना पड़ता था। तो उसको खत्म किया गया था इंदिरा गांधी सरकार ने। अब आपको कमेंट करके बताना है किस संविधान संशोधन में इसको समाप्त किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा रॉलेट एक्ट का प्रावधान नहीं था। रॉलेट एक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कितने रॉलेट एक्ट आए हैं और कब कब आए हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया है, रॉलेट एक्ट का प्रावधान नहीं था, किस चीज का नहीं था, तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध, ये प्रावधान नहीं था। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, 1853 के चार्टर अधिनियम। आप 1853 के चार्टर अधिनियम मैक्सिमम लोग बहुत कम पढ़ते हैं और ये एक डीप क्वेश्चन है। इस पर कई लोगों ने ऑब्जेक्शन भी किया था, अलग अलग इसके आंसर माने जा सकते हैं, और ये बहुत ही डीप क्वेश्चन है, इजीली बुक में आपको नहीं मिलेगा। क्वेश्चन पूछा गया है 1853 में चार्टर एक्ट के अनुसार गवर्नर जनरल की परिषद में कितने विधायी सदस्य थे। अब कितने विधायी सदस्य पूछा है इन्होंने, तो कई जगह पे इसका आंसर 4 दिया होता है, कई लोग इसका 6 आंसर लगाते हैं, तो ये अलग अलग आंसर हो सकते हैं इसके। और ऐसे क्वेश्चन जब भी आते हैं तो यहाँ पर ऑब्जेक्शन बढ़ जाते हैं, और ऑब्जेक्शन होने के कारण ऐसे क्वेश्चंस को डिलीट कर दिया जाता है। तो मोस्ट प्रोबेबली ऐसे क्वेश्चन आते हैं, तो इससे सभी का फायदा होता है, और नुकसान उनका होता है जो सही आंसर लगाते हैं पहली बार में। एनटीपीसी की ये सबसे बड़ी कमी है, इसको इन्हें कभी ना कभी सही 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 समय पर क्या करना पड़ेगा, सुधारना पड़ेगा। क्वेश्चन था 10वां, महलवाड़ी प्रणाली के तहत भू राजस्व किससे वसूला जाता था। तो महलवाड़ी जो व्यवस्था थी, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, इसमें गांव का एक प्रधान होता था, मुखिया होता था, वो क्या करता था, जितने भी किसान गांव में होते थे उनसे कर वसूल करता था या फिर राजस्व वसूल करता था, और जो भी पैसा इसके पास आता था वो क्या करता था, वो अंग्रेजों को देता था। तो ये महलवाड़ी व्यवस्था बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें ग्राम का जो प्रधान था उसको ही राजस्व वसूलने का अधिकार दिया जाता था। तो ये हो गया हमारा मेन क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, 1904 में प्रथम सहकारी ऋण समिति अधिनियम का अधिनियमन निम्नलिखित में से किससे प्रभावित। तो इन्होंने 1904 की बात की है, और इसने बोला है कि बताओ भाई, सहकारी ऋण समिति किससे प्रभावित होकर बनाई गई थी, तो भारतीय अकाल आयोग। तो ये इजी क्वेश्चन है कि टफ क्वेश्चन है, टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ये लूसेंट में नहीं मिलेगा आपको, ये इवन आपको कहीं कहीं पर किसी किसी बुक में मिल सकता है, स्पेक्ट्रम में मिल सकता है ये, लेकिन ऐसे क्वेश्चन आपको मिलने की संभावना कम होती है। कर्जन आपको याद रखना है, जो कर्जन था इसने बहुत सारी, ये कर्जन के द्वारा ही इंडियन फेमाइन या फिर जो भारतीय अकाल आयोग है इसकी स्थापना की गई थी 1904-5 के आसपास। बहुत सारे आयोग कर्जन ने बनाए थे, तो उन्हीं में से एक था, और इसी के अंतर्गत सहकारी ऋण समिति का अधिनियमन किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में संख्या कम कर दी गई। तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853। 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट कब कब आते हैं, ये आते हैं 1813 में, फिर आता है 1833 में, फिर 1853 में। तो ये कितने तीन 20-20 सालों के अंतराल पे चार्टर एक्ट लाए गए थे। तो उन्हीं में से एक था जिसमें कि कंपनी के निदेशकों की संख्या को कम कर दिया गया। इससे क्या हुआ कि जो कंपनी का के जो निदेशक थे, डायरेक्टर ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, उनका जैसे ही उनकी संख्या कम होगी तो उनका नियंत्रण कंपनी से कम होता जाएगा। तो ये वही है। अगला क्वेश्चन, किस अधिनियम में कहा गया कि मद्रास और बम्बई की प्रेसिडेंसी बंगाल की प्रेसिडेंसी में शामिल हो जाएगी। बहुत ही इजी, 1784 में। कई लोग यहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट कर लेते हैं, 1773 आंसर लगा देते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में मद्रास और बंगाल को कलकत्ता या फिर बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ला दिया गया।
तो अगला क्वेश्चन है हमारे, निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी और कार्यकारी कार्यों को औपचारिक रूप से अलग कर दिया? तो इसका सही आंसर है चार्टर एक्ट ऑफ 1853। अगला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द फाइनल कोर्ट ऑफ अपील फॉर इंडिया अंडर ब्रिटिश रूल? तो इन्होंने पूछा है कि कौन सा आखिरी अपील का करने का की अदालत थी या फिर कोर्ट था? तो इसका सही आंसर है प्रिवी काउंसिल इन लंदन। इसका मतलब आपको अगर कोई कानून के लिए क्या करना है, दूसरे कोर्ट में या फिर ऊपरी कोर्ट में जाना है, जैसे कि अभी हम हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाते हैं, जब हमें न्याय नहीं मिलता है, तो ऐसे ब्रिटिश काल के टाइम पे कहाँ जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था प्रिवी काउंसिल में। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, आपको पता होनी चाहिए। कई लोग इसका सही आंसर लगाएंगे कोलकाता, कोलकाता लगा सकते हैं, या फिर कई लोग इसका आंसर लगा सकते हैं दिल्ली। बट यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर बिल्कुल ही अलग सिनेरियो बनता है। जब हम ब्रिटिश काल की बात करते हैं, हमें उस टाइम पे कहाँ जाना पड़ता था, लंदन जाना पड़ता था। अगला क्वेश्चन देखिए, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार गवर्नर जनरल की शक्तियों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर कौन सा गलत है, गलत बताना है। तो यहाँ पर अपनी परिषद के निर्णय को पलट सकता था, अभी हमने पढ़ा है। देखिए, दो बार ये क्वेश्चन अलग अलग तरीके से रिपीट हो चुका है। तो यही तो रिपीट होते हैं क्वेश्चन, मतलब सेम अगर एग्जैक्ट क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, फिर भी हमें ये पता होना चाहिए कि आत्मा जो है, क्वेश्चन की जो मूल भावना है, वो रिपीट हो सकती है। आपको पता है कि 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर जनरल को वही फैसला लेना पड़ता था जो कि उनकी परिषद उनको क्या बोलती थी, बताती थी। इसका मतलब उसके हाथ बंधे हुए थे। लेकिन 1793 में क्या होता है, इसको पलट दिया जाता है और 1793 की एक्ट में जो गवर्नर जनरल है उसकी शक्तियों को बढ़ा दिया जाता है, और जो परिषद है उसकी शक्तियों को खत्म कर दिया जाता है, फिर कम कर दिया जाता है। अगला क्वेश्चन, 1813 की चार्टर एक्ट के द्वारा कौन सा प्रावधान स्वीकृत किया गया था? तो पश्चिमी विज्ञान की शुरुआत तो 1813 के एक्ट में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हुई थी, जैसे कि पहला तो यही हो गया कि जो पश्चिमी शिक्षा है उसको क्या कर दिया गया, भारत में फैलाने की बात कर दी गई। साथ में मिशनरी भी भारत आए थे उसी टाइम पे, लेकिन उनको परमिशन की जरूरत पड़ती थी इस टाइम पे। साथ में इसी एक्ट में क्या किया गया था, 20 साल के लिए जो कंपनी के अधिकार थे उनको बढ़ा दिया गया था। इसका मतलब एक्सटेंड कर दिया गया था कि 20 साल तक कंपनी इस पूरे भारत के क्षेत्र में क्या कर सकती है, व्यापार कर सकती है। मतलब टेंडर मिल गया था इनको 20 साल का। अगला क्वेश्चन, 1793 में लागू किया गया कार्नवालिस कोड खालिस्तान के लिए जाना जाता है। कार्नवालिस कोड इसी के लिए था, पता है। जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मतलब आप समझ लीजिए 1793 का एक्ट आपके एनटीपीसी में बहुत इंपॉर्टेंट है। तीसरा क्वेश्चन हम यहाँ से देख रहे हैं, और जनरली हम अदर एग्जाम की तैयारी जब करते हैं तो इस एक्ट को नहीं पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, फिर उसके बाद पढ़ते हैं पिट्स इंडिया एक्ट, फिर उसके बाद हम सीधे जंप कर जाते हैं 1813 के चार्टर एक्ट पे, क्योंकि यही हमने शुरू से पढ़ा है कि ये इंपॉर्टेंट है। लेकिन यहाँ पर आपको एक नया एक्ट देखने को मिला, 1793 एक्ट, जिसके बारे में काफी क्वेश्चन पूछे गए। कार्नवालिस कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, कार्नवालिस ही व्यक्ति था जिसको लगा कि वो खुल के काम नहीं कर पा रहा है, किसकी वजह से, परिषद की वजह से। तो इसी ने क्या किया था, इसी ने दबाव डाला था कि हमें अधिकार दिए जाने चाहिए गवर्नर जनरल को। तो इसी के कोड की वजह से वो वाला जो हमने दो क्वेश्चन देखे वो इसी के आधारित थे कि अब गवर्नर जनरल की शक्तियां बढ़ा दी गई। वैसे ही कार्नवालिस कोड में क्या था, समान पुलिस और न्यायिक, मतलब जो कि उसने काम किए थे उनमें से ही एक था ये। तो आपको याद रखना है। किस व्यवस्था के तहत जमींदारों को फसल की पैदावार की परवाह किए बिना एक निश्चित राजस्व देना पड़ता है? जमींदारी व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था है ये है जमींदारी व्यवस्था। इसमें तुम्हें देना ही देना पड़ेगा, जिसको बोलते हैं स्थायी बंदोबस्त। इसका दूसरा नाम क्या है, स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था। तो अगर आपको इसकी जगह पे ये आ जाए स्थायी बंदोबस्त, तो आपको क्या करना है, वही लगाना है। किस घटना के लिए विलय की ब्रिटिश नीति के अंतिम पतन को चिन्हित किया? तो ये इसका सही आंसर रिवोल्ट ऑफ 1857। इसने कर दिया कि अब ब्रिटिश नीति की अंतिम पतन, मतलब अलग तरीके से समझिए इसको, इसने बोला कि द ब्रिटिश पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन, मतलब अब क्या कर रही थी सरकार, यहाँ से क्या कर रही थी, अपने पूरी की पूरे काम कंपनी के द्वारा कर रही थी। तो ये मेन इंपॉर्टेंट पड़ाव था, जिसके बाद से भारत की जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिला। 1937 में प्रस्तावित वर्धा शिक्षा योजना किस आंदोलन या विचार से जुड़ी है? तो इसका आंसर है नई तालीम या बुनियादी जो शिक्षा है। तो इसमें नई तालीम, जिसको उस टाइम पे बोला जाता था नई तालीम या फिर न्यू एजुकेशन पॉलिसी। तो वर्धा शिक्षा योजना का संबंध 1937 में इससे है। रियासतों में एंग्लो इंडियन नौकरशाहों के लिए क्या शब्द था? तो इनको नॉन मुल्कीज कहा जाता था। एंग्लो इंडियंस जो होते थे, एंग्लो इंडियंस
उन्हें क्या कहा जाता था? गैर मुल्की, मतलब जो हमारे देश के नहीं है, विदेशी हैं। 1833 में चार्टर एक्ट में एक अलग क्या बनाया गया? विधि आयोग बनाया गया, जिसका अध्यक्ष कौन था? इसका अध्यक्ष लॉर्ड मैकाले था। ये तो पता ही होगा आपको। अगला क्वेश्चन देखिए। एक मिनट। भारत में प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? लॉर्ड मैकाले। यही क्वेश्चन है ना। 1833 में चार्टर अधिनियम में एक नया आयोग बनाया गया जिसका नाम था विधि आयोग, और उसका अध्यक्ष कौन था? लॉर्ड मैकाले। तो वही क्वेश्चन अलग तरीके से रिपीट। प्रीवी पर्स क्या थे? एकीकरण के बाद राजकुमारों को दी जाने वाली एक पेंशन थी, जो कि भारत सरकार देती थी। मतलब आजादी के बाद क्या हुआ, जितने भी राजा थे, अब उनका तो काम खत्म हो गया एक प्रकार से कि अब आप कोई कुछ है नहीं, तो उनको सरकार पेंशन देती थी। जिन्होंने कई साल भारत के लोगों को, गरीबों को, किसानों को लूटा राजस्व से, उनको सरकार पेंशन दे रही है। तो यही इसको खत्म किया गया था इंदिरा गांधी ने। अगला क्वेश्चन देखिए। किस अधिनियम में महामहिम को उच्च न्यायालय स्थापित करने की पेटेंट पत्र जारी करने का अधिकार दिया गया? तो पेटेंट पत्र 1861, 1857 का, सॉरी 1858 का भारत सरकार अधिनियम के बाद इसमें शुरुआत होती है, पेटेंट पत्र जारी किया जाता है 1861 में। तो ये आपको याद रखना है। निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने यह अनिवार्य कर दिया कि नागरिक कर्मचारियों का चयन प्रतियोगी परीक्षाओं के आधार पर होगा? चार्टर एक्ट 1813, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्ट था। इसमें यह भी कहा गया था कि अब से लोगों को भी भारतीय लोगों को भी जो सिविल सर्विस है या फिर जो सिविल सेवाएं हैं उनमें परीक्षा देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। लेकिन इसके बाद 1861, अगर मैं सही हूँ, कमेंट करके बताइए कि भारत के पहले भारतीय जिनका नाम सत्येंद्र नाथ था, तो उन्होंने कब आईसीएस परीक्षा पास की? आपको सन बताना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत में ब्रिटिश क्षेत्रों में नागरिक और सैन्य सरकार के सभी मामलों को नियंत्रित करने के लिए किस निकाय की स्थापना की गई? इसका सही आंसर बोर्ड ऑफ कंट्रोल था। भारत में सहकारी आंदोलन की जांच के लिए 1915 में समिति के प्रमुख कौन थे? सर एडवर्ड मैक्लेगन। तो ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में आएगा। ये इजी तो बिल्कुल भी नहीं है, नहीं पढ़ते हम लोग ये। अब यहाँ पर इससे पहले क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत में सहकारी समिति की स्थापना कब की गई थी? सहकारी समिति की स्थापना 1904 में किस आयोग के अंतर्गत की गई थी? तो वो भी आपको रिकॉल करते चलना है। जो अकाल आयोग था, जिसकी स्थापना या फिर जिसको बनाया गया था किसके द्वारा? लॉर्ड कर्जन के द्वारा। तो एक्स्ट्रा चीजें भी आपको ध्यान रखते चलनी है। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट के अनुसार मद्रास और बॉम्बे के गवर्नर नियमित रूप से रिपोर्ट करते थे गवर्नर जनरल को। तो देखो 1773 में सबका एक गवर्नर जनरल हुआ करता था। 1773 में गवर्नर जनरल हुआ करता था। तो उसके बाद क्या होता है, बॉम्बे और मद्रास की गवर्नर को भी गवर्नर जनरल को क्या किया जाता था? रिपोर्ट करना पड़ता था। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, इन दोनों प्रेसिडेंसी को ही उसके अंतर्गत कर दिया गया। तो ये चीज चेंज होती है यहाँ पर। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम किस वर्ष पारित किया गया? 1861 में। अब देखिए यहाँ पर कई बार लोग गलती कर देते हैं। यहाँ पर पूछा गया उच्च न्यायालय, ठीक है, उच्च न्यायालय पूछा गया, ना कि सुप्रीम उच्चतर न्यायालय। उच्चतर न्यायालय कई बार यहाँ पर 1773 से जोड़ दिया जाता है। तो ये अंतर है यहाँ पर इस क्वेश्चन और उस क्वेश्चन में। 1773 की चार्टर अधिनियम के अनुसार ईस्ट इंडिया कंपनी का चार्टर कितने वर्षों के लिए नवीनीकृत किया गया? 20 साल के लिए। अगला क्वेश्चन। किस अधिनियम ने शासन की शक्ति ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन को हस्तांतरित कर दी? वही 1858 का भारत सरकार अधिनियम। इसमें क्या होता है, 1857 की क्रांति होती है, तो जो ब्रिटिश क्राउन था, जो विक्टोरिया थी, उन्होंने बोला कि नहीं, अब हम लोग शासन करेंगे। इसके लिए भारत सरकार अधिनियम 1958 लाया गया। इसमें ये चीज भी बोली गई कि अब हमारी जो सरकार है या फिर जो गवर्नर जनरल है, उसके जो उसमें भारतीयों को भी ऐड किया जाएगा। लेकिन इसमें आने में, ये चीज लाने में बहुत टाइम लग गया। तो ये चीज भी आपको याद रहनी चाहिए। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में क्राउन को ईस्ट इंडिया कंपनी, ये सेम क्वेश्चन रिपीट हुआ। ये क्वेश्चन पूछा गया था आपका 13 जून को, और सेम क्वेश्चन पूछा गया 21 जून को। तो वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा गया है। वेन वॉज द डेजिग्नेटेड, क्या पूछा है, ऑफ द गवर्नर जनरल इन इंडिया प्रमोटेड एज अ वाइसरॉय? बस बहुत ही इजी क्वेश्चन है। 1958 इजीएस्ट क्वेश्चंस में से एक था ये वाला। तो इसी के साथ हमारे जितने भी एक्ट से संबंधित क्वेश्चन थे वो सारे क्या हो जाते हैं, कंप्लीट हो जाते हैं। तो अगर आप इस पूरा कागज यूपीएससी चैनल पर नए हैं, तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। हमने यहाँ पर 35 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं जो कि आपके एक्ट से पूछे गए थे। तो इसके बाद आपको क्या करना है,
सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, अपने दोस्त, भाई-बहनों के साथ शेयर करिए, ताकि उनके बहुत ही टफ क्वेश्चन क्या हो सकें, कंप्लीट हो सकें। एटलीस्ट उनके दिमाग में, उनके सबकॉन्शियस माइंड में ये वाले जो टफ क्वेश्चन है, उनके आंसर होने चाहिए। तो ऐसे ही जुड़े रहिए कोरा कागज़ पर, मिलते हैं अगली वीडियो में, पढ़ते रहिए, ध्यान रखिए अपना। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।